हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया हुआ था और उसके साथ साथ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और किस तरह से उसके हम पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ साथ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की पहचान करते थे। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया। इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको ये लीगेंड बताए गए थे, उसमें एम्बिडेंट लीगेंड क्या होता है ये बताया गया था। फिर साथ साथ इसके अंतर्गत जो चिलेटिंग लीगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, ये चीजें आपको बताई गई हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपने जो पढ़ा हुआ है पीछे, वो सारी बातें आपके माइंड में अच्छे से फिट होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये इसके पहले भी बताया जा चुका है कि सब लोग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके सभी तत्वों के ना, मतलब डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सबके एटॉमिक नंबर सबको पता होना चाहिए। क्योंकि आप आगे जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं अब, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, जो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यानी कि हमें सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, साथ साथ उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हाँ, एक बात और कह दूं आप लोगों से कि जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसका आंसर आप लोग करते नहीं है। ठीक है, अगर आंसर नहीं करेंगे तो इसके बाद में जो चैप्टर जब समाप्त होगा तो उसका एक्सरसाइज भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक, फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे आपकी, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे चलेगी 2 लेक्चर्स, इसके बाद जो आपका आएगा वो सीएफटी पे चलेगा, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक माना जाएगा, है ना। तो सीएफटी और वीवीटी बस इन्हीं की चर्चा आपसे करनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत पे हमें डिस्कशन पहले ये करना है कि इसका रूल क्या कहता है ना। इसके जो मुख्य कहे जाए बिंदु हैं, जो प्रमुख इसके एजम्पशंस हैं, उनकी हमको चर्चा करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो लीनियस पॉलिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लीनियस पॉलिंग, किसके द्वारा? पॉलिंग। लीनियस पॉलिंग के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और इस सिद्धांत में यह बताया गया था कि जो कक्षक होते हैं वो कक्षक अतिव्यापन के द्वारा ही संकृत हो जाते हैं, और संकृत होने के बाद उनकी जो ज्यामिति होती है, जो उनकी आकृतियां होती हैं, उनका हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपको जानना पहले, संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो लीनियस पॉलिंग के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका बिंदु होगा, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, केंद्रीय धात प्रमाण या आयन। केंद्रीय धात प्रमाण या आयन लीगेंड को वहां व्यवस्थित करने के लिए, या लीगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को व्यवस्थित करने के लिए रिक्त डी ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। केंद्रीय धात प्रमाण या आयन लीगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों को व्यवस्थित करने के लिए खाली कक्षक उपस्थित या खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या कहा आपने? केंद्रीय धात प्रमाण या आयन लीगेंड को या लीगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? खाली कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक, जितनी संख्या आपकी वहां पे लीगेंड की होती है उतनी ही संख्या में वहां पे खाली कक्षक उसे
उपलब्ध करवाता है कि एक जो लिगेंड है आपका वो कितनी संख्या में, एक लिगेंड जो है वो कितनी संख्या में वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, डेट मीन्स वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कितनी संख्या में, यानी जितनी संख्या में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतनी ही संख्या में आपको वहां पे खाली कक्षक रखने होते हैं। ठीक, मतलब क्या कहा गया आपसे पहले पॉइंट में कि केंद्रीय धात परमाणु या आयन, केंद्रीय धात परमाणु या आयन लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है और उसकी जो संख्या होती है वो उसमें बने हुए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। अब जब इसमें कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं तो कक्षक जब उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म रखे जाने होते हैं तो क्या करते हैं, कक्षक पहले आपस में अतिव्यापित होते हैं। कक्षकों का पहले क्या होता है, अतिव्यापन होता है, और जब वो अतिव्यापित हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है संकृत कक्षक। क्या कहते हैं आप, संकृत कक्षक कहते हैं। और संकृत कक्षक के आधार पर ही आप उसकी ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कक्षकों का पहले अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन होने के पश्चात वो संकृत कक्षक, मतलब जब वो अतिव्यापित हो जाते हैं तो संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं और इन कक्षकों की सहायता से ही उसकी ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है, यानी दिए गए कॉम्प्लेक्स की हम ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। ये थी दूसरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताएगी कि केंद्रीय धात परमाणु या आयन, केंद्रीय धात परमाणु या आयन लिगेंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करता है, खाली कक्षक उपलब्ध कराता है, और जितने खाली कक्षक आवश्यक होते हैं उसे उतनी संख्या में वहां पे उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद दूसरी पॉइंट बताएगी कि जो लिगेंड के लिए कक्षक वहां पे लगाए जा रहे हैं वो पहले अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होने के बाद वहां पर उनका संकरण होता है। संकरण के पश्चात जब उस पर हम कह देते संकृत कक्षक हमें मिल जाते हैं तो उसके आधार पर हम दिए गए जटिल संकर यौगिक की हम ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। ठीक, अब तीसरी पॉइंट जो आपके कहते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि यदि संकृत जब कक्षक है, यदि n-1d, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n-d कक्षक कौन सा है। यदि n-1d ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर भाग लेते हैं, तो वहां पर संकरण जो हो सकता है वो आपको मिलेगा dsp2, dsp2 है, dsp3, d2sp3। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि अगर यदि n-1d कक्षक भाग लेते हैं तो उनका संकरण dsp2 या dsp3 या d2sp3 होता है, और यदि ये n-1d कक्षक भाग नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में इस पर जो संकरण मिलता है हमें वो sp3, sp3d या sp3d2 होता है। आ रही बात समझ में आपको। आपने क्या कहा कि भाई यदि n-1d कक्षक संकरण में n-1d कक्षक क्या करते हैं, अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां संकरण जो बनेगा हमारा वो या तो dsp2, dsp3 या d2sp3 मिलता है। ठीक है, और अगर ये कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं, इसके आगे यानी कि nd वाला कक्षक भाग ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है वहां पर कि sp3, sp3d या sp3d2 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर क्या होता है यहाँ पे, इसी में आगे जोड़ सकते हैं आप, यदि n-1d कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, n-1d कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि उनका क्या हो जाए वहां पर युग्मन करवा दिया जाए, उनके ही कक्षक में क्या किया जाए, युग्मन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो चुंबकीय आघूर्ण होंगे उनका मान कम आएगा। क्या कहा जा रहा है, जैसे कि n-1d कक्षक का ये ऑर्बिटल यहां तैयार किया गया और इस ऑर्बिटल में मान लीजिए इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स आए ऐसे, तो आप क्या करते हैं, इसका युग्मन करवा देते हैं। मान लीजिए ऐसे इसका युग्मन हो गया, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए, इसके वाले यहाँ चले आए, तो अगर इसका युग्मन हो गया तो ऐसी स्थिति में उसकी
जो प्रचक्रण, जो चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, हम चुंबकीय प्रचक्रण की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका मान कम हो जाएगा। और जब का मान कम हो जाएगा तो इसे आप कहेंगे क्या? निम्न प्रचक्रण। निम्न प्रचक्रण कहते हैं, यानी कि लोअर स्पिन। ठीक। और अगर क्या होता है कि इसमें n-1 d कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो रहेगी आयुग्मन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी, जिससे उसकी चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो अधिक आएगा। इसलिए उसे क्या कहेंगे आप? उच्च प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। उच्च प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे आप। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब ये कहा जा रहा है, जो अगले पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे वो ये है कि लीगेंड, जो लीगेंड होते हैं वो उपसंयोजक लीगेंड में उपस्थित एक ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को डोनेट किया जाता है। तो जब वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को डोनेट करते हैं तभी वहां पर उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। यानी कि लीगेंड लीगेंड के पास जितने आर्बिटल्स होते हैं, मिनिमम जो भी उसके पास आर्बिटल्स है, वो उनको फुलफिल लगता है, पूर्ण भरित होते हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा आर्बिटल्स होता है या ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो क्या करते हैं, वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को ही दिए जाते हैं। तो जब वो ऐसा करता है तो उनके बीच में उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो ये इतने पोस्टुलेट जो आपको बताया गया वो भी ठीक थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं सीक्वेंसेस में, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या था कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लीगैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों को खाली कक्षक उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर वहां ये बताया जाता है कि जितनी संख्या में लिगेंड्स लगे होंगे उतनी संख्या में उसको खाली कक्षक की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि जो कक्षक हैं, कक्षकों का अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होने के पश्चात वो क्या होते हैं? संकृत होते हैं। और संकृत होने के बाद उसका निर्धारण किया जाता है कि इसकी आकृतियां कैसी होंगी। यानी कि कक्षकों के अतिव्यापन होने के पश्चात उनका संकरण होता है, और संकरण के द्वारा ही हम ये ज्ञात करते हैं कि उसकी आकृति कैसी होगी, उसकी ज्यामिति कैसी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया, यदि n-1 d कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां संकरण जो हमारा आएगा वो dsp2, dsp3 या d2sp3 हो सकता है। यदि n-1 d कक्षक भाग नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में sp3, sp3d, sp3d2 हो गया। फिर आगे आपको बताया गया कि यदि मान लीजिए n-1 d कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके कक्षक में, उनका क्या होता है? युग्मन हो जाता है, उन्हीं कक्षकों में युग्मन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है, तो उसे आप कहते हैं निम्न प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और यदि n-1 d कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होगा, और उसको कहेंगे आप उच्च प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। फिर आपका लास्ट पॉइंट ये बताया गया कि लिगेंड के पास उपस्थित आर्बिटल जो रहते हैं, लिगेंड के पास जितने भी आर्बिटल्स रहते हैं वो पूर्णतः भरित होते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन को दान दिया जाता है, यानी कि उसका त्याग करता है, जिसके कारण उनके बीच में उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक, तो ये थे इसके पोस्टुलेट्स। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स अगर यहां दिया गया CONH3 का होल 6 और इसके ऊपर मान लीजिए 3 पॉजिटिव दे दिया गया। ऐसा एक बात यहां और भी है, जैसे आपके मन में एक प्रश्न ये बन रहा है कि कैसे हम जानेंगे कि n-1 d कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं? पेयरिंग करवा रहे हैं या पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं। मतलब कब वो बाह्य कक्षक होगा, कब वो आंतरिक होगा। हालांकि इसका पूर्ण एक्सप्लेनेशन VBT भी नहीं कर पाया था, लेकिन आप कुछ हद तक इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो कुछ कमियां होंगी आगे आपको बताई जाएंगी। जैसे यहाँ CONH3 का होल 6 है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे लिगेंड्स के रूप में, अगर वहां बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये ट्रू ही हो इस पर, लेकिन अधिकांश क्वेश्चंस आपके इस पे लग जाएंगे। बाकी जो एक्सेप्शन में है वो मैं आगे आपको अभी बताऊंगा।
तो बताया क्या मैंने कि जो इसमें CONH3 यानी जो लिगैंड यहाँ पर है, लिगैंड जो यहाँ पर है, अगर उसमें डोनर कार्बन और नाइट्रोजन होता है, कौन? कार्बन और नाइट्रोजन होता है। यदि दिए गए लिगैंड में उपस्थित जो दाता परमाणु हैं वो कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन, तो ऐसी स्थिति में उसे आप प्रबल लिगैंड समझेंगे। यदि उसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है या फिर हाइड्रोजन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह दुर्बल लिगैंड कहलाता है। ठीक है, क्या बताया गया कि यदि उसमें कैसा है, कार्बन डोनर है या नाइट्रोजन डोनर है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलोगे कि उसके अंतर्गत वो प्रबल लिगैंड के रूप में रखा जाएगा, और इसके बाद अगर उसमें सल्फर, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आता है तो वो दुर्बल लिगैंड के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, बाकी इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे, हम आपको बताएंगे आगे। तो पहले अभी आप यहाँ जानते रहिए जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात हो रही है और वीक फील्ड लिगैंड की बात हो रही है। तो जैसे देखिए CONH3 का होल 6 है इस पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो सेंट्रल एटम है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। उस पर क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाला जाएगा, जैसे देखिए इसका X हो गया, क्योंकि अमोनिया उदासीन होता है, इसका 0 हो गया, +3 बार बराबर था, तो X बराबर +3 आ गया। इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज रहेगा इस कॉम्प्लेक्स में। अब जब +3 चार्ज है इस पर, तो अब हम लोग करेंगे क्या, हमें ये जानना है पहले कि जो CO है इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है 27 का। तो जब मैं करता हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, फिर यहां पर 3d7 4s2 है ना, ये आपको दे दिया गया। तो ये कोबाल्ट का एक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन मुझे यहाँ +3 बताया जा रहा है, तो CO के ऊपर हमने +3 चार्ज लगा दिया। अब हमें करना क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने हैं। ध्यान दें, पहले आप उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इसे करते हैं करते रहिए। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आपको निकालना हो, रिमूव करना हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, S से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद यदि जरूरत है तो फिर D से। ठीक है, तो यहाँ कितने निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मुझे। तो सबसे पहले ये सब कुछ तो आपका यहाँ रहेगा ही, बचा आपके पास क्या, 3d6, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4s0, आगे बढ़ाना चाहें 4p0, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है किसके लिए, लिगैंड के लिए। अब देखिए हम इसके ऑर्बिटल को मेंशन करें अगर यहाँ पर, तो देखिए ये हो गया आपका तो देखिए इसमें आप पहले क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं हुंडी के अकॉर्डिंग, ये ऐसे। अब हमें ये देखना है कि लिगैंड हमारा कैसा है, यहां ये इसको पेयर करा पाता है या नहीं। तो अमोनिया है यहाँ पे, नाइट्रोजन, और वो क्या करेगा, इसे यहां पर पेयर्ड करा देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले में है। तो जब ये इसका पेयर्ड हो जाएगा, तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर गया। तो इस सिचुएशन में यहां बना, देखिए इस तरह से, बाकी ये सभी बैकेंड्स हैं। अब जो बैकेंड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद यहाँ पे इनका संकरण होगा। तो जब इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, पर ये तो आपके अलग थे, इनको आप अलग कर दीजिए ऐसे। अब बाकी जो बचे हैं इनको आप एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से कक्षक इन्वॉल्व हुए हैं। ये D का 2 कक्षक है, S का 1 कक्षक है और P के 3 कक्षक है। D के 2 और किसके, S के 1 और P के 3। ठीक है ना, तो यहां पे सल्फर कौन सा मिला मेरा, D2sp3, D2sp3, समझ रहे हैं। अब आप देखिए यहां पे कौन सा कक्षक पार्टिसिपेट किया है, N-1D वाला किया है कि ND वाला किया हुआ है। तो आप देखिए जितने कक्षक थे उससे पहले वाला देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ 4s लिखा हुआ है, तो 4s का मतलब यहाँ पे अगर आ रहा है, तो हमने क्या कहा कि इससे आगे अगर आ जाता है तब तो भाई आप कहते हैं sp3 हो सकता है या sp3d हो सकता है या sp3d2 होता।
लेकिन यहाँ इसके पहले वाला n माइनस वन मतलब जितना n था उससे एक कम, तो n माइनस वन मतलब 3 हो गया यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ 3 जब आपने रखा तो क्या हुआ कि इस पे इसका यहाँ d वाला यानी कि n माइनस वन डी वाला पार्टिसिपेट कर रहा है। चूंकि ये पेयरिंग भी करवा रहा है, जब ये पेयरिंग करवा रहा है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा, इसलिए ये कंपाउंड निम्न प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा, निम्न प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो 6 ऑर्बिटल्स आपके पास हैं वो इन लिगेंडों को भरा जाएगा, है ना। तो 6 लिगेंड आपको यहाँ दिए गए हैं और यहाँ आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दर्शाते हैं, ये अमोनिया का सब यहाँ, ठीक है। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा आपको D2sp3। अब देखिए इसमें चीजें क्या क्या पूछी जाती है। सबसे पहला एक कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना होगा, दूसरा इस पर हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। नेक्स्ट आपकी इसकी ज्योमेट्री बतानी होगी और इसके बाद इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अब ये क्या क्या आता है। सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितने लिगेंड यहाँ पर बताया था कि जितने भाई अगर यूनिडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो ये सभी मोनोडेंटेट होते हैं आपके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 6 गुणा 1 यानी कि 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल चुका है D2sp3। इसके पिछले लेक्चर में आपको ये बताया जा चुका है कब संकट कौन सा आएगा तो उसकी आकृति कैसी होगी, ठीक ना हो तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ ज्योमेट्री में आपको बताना है क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन सभी क्या है, युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, युग्मित हैं, तो आप कहोगे कि वो कैसा है, प्रतिचुंबकीय। और अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहा तो उसे आप कहेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक, मतलब कि उसे अनचुंबकीय। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहे तो क्या बोल रहे हैं, प्रतिचुंबकीय। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहा तो उसे बोलेंगे अनचुंबकीय। तो यहाँ पर इसका नेचर कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय को आप डायामैग्नेटिक कहते हैं और अनचुंबकीय को आप पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये डायामैग्नेटिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दिखाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आया और कोऑर्डिनेशन नंबर C आया और 6 आ गया। और इस पर जो स्पिन है इसकी वो लोअर है, कैसी आई, लोअर आई, क्योंकि ये इसके अंदर ओवरलैप करवा रहा है, ठीक है। समझ में यहां तक बात आई आपको। देखिए मैं इसमें क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको और ढेर सारे करवाऊंगा, अभी बस आपको ये बताया गया और इसकी जो रूल्स थे वो आप कॉपी करेंगे जरूर। और कुछ अगर डाउट्स रहता है तो जरूर बताइएगा। इस पे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और ढेर सारी, इसके भी और क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करवाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। तो इंतजार करिए आप अगले वीडियो का, जब क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। स्पेशली इस पर एक लेक्चर वैसी ही रहेगी वीडियो में, जो आपको बताए जाएंगे थोड़े से इसके जो लिमिटेशंस हैं, जो इसकी थोड़ी सी कमियां हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जो इसके पोस्टुलेट्स बताए गए हैं, जो इसके एजेंशंस मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, इसकी अवधारणाएं, उनको आप लोग जरूर नोट करिएगा और उसका स्क्रीनशॉट हो सके तो जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।